According to Bohr model, the highest kinetic energy is associated with the electron in the okay. तो देखो, according to Bohr model, total energy का फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है मॉड्यूलस ऑफ टोटल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ टोटल एनर्जी. या फिर एक चीज और बोल देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी होता है. तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा? 13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये क्या आएगी हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी आएगी. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को हमें मैक्सिमम करना है, तो उसके लिए एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम. हाइड्रोजन के लिए एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए. एन की वैल्यू 1 किसके लिए होती है? फर्स्ट ऑर्बिट के लिए होती है. और एन की वैल्यू 2 किसके लिए होती है? सेकंड ऑर्बिट के लिए होती है. तो कौन सा ऑर्बिट लेना होगा हमें? फर्स्ट ऑर्बिट लेना होगा. तो एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1. सो ऑप्शन नंबर ए या बी में से कुछ होगा. नेक्स्ट, और काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम करना है तो z की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए. z की वैल्यू मैक्सिमम किस में होगी? हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए. हाइड्रोजन के लिए तो z की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है. और हीलियम प्लस आयन के लिए z की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है. सो आर करेक्ट आंसर विल बी बी, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He2+. सो क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं क्या हो रहा है. तो क्या बोले, एक मेटल डेफिशिएंट ऑक्साइड सैंपल है. ये जो टॉपिक है वो है सॉलिड स्टेट चैप्टर का. 12th क्लास की केमिस्ट्री में पहला चैप्टर होता था. ये अभी सिलेबस से कट है, जेईई मेंस के सिलेबस से. बट अगर आपको ये चैप्टर नहीं भी आता होगा ना, तब भी ये क्वेश्चन इतना बेसिक है कि आप आराम से कर सकते हो. बस बेसिक मैथमेटिक्स ये है. ठीक है, एक्स और वाई के हैं, मेटल्स हैं. एम किस में प्रेजेंट है? +2 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स में प्रेजेंट है. वाई किस में? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में. फ्रैक्शन ऑफ मेटल +2. मेटल एम जो है वो दो तरीके से प्रेजेंट है ना, M+2 और M+3. M+2 का फ्रैक्शन कितना है? 1/3. तो आपको वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है. मेटल +2 कितना है? अमाउंट कितना है उसका? 1/3 है. तो जो मेटल +3 की तरह प्रेजेंट होगा उसका फ्रैक्शन कितना होगा हमारे पास? 2/3 होगा. और टोटल एम कितना है मेरे पास? टोटल एम कितना है? एक्स है. तो मेटल +2 कितना हो जाएगा? जितना भी अमाउंट है उसका 1/3, 1/3x. मेटल +3 कितना हो जाएगा? 2/3 ऑफ एक्स. ठीक है, अब जो ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है ये कैसा है? न्यूट्रल है. तो टोटल चार्ज किसके इक्वल है? यहाँ पर 0 के इक्वल है. मेटल +2 की तरफ से देखो, M+2 कितना है? x/3 है. तो उसकी तरफ से चार्ज कितना आएगा? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट. M+2 कितने में प्रेजेंट है? x/3 प्रेजेंट है. M+2 कितना प्रेजेंट है? x/3 प्रेजेंट है. तो उसकी तरफ से चार्ज कितना आएगा? 2x/3, क्योंकि एक x/3 के ऊपर +2 का चार्ज है. बेसिकली मैं यहाँ पर चार्ज को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. तो 2x/3 प्लस में M+3 में कितना प्रेजेंट? M+3 का फ्रैक्शन कितना है? 2/3x है. तो पूरा का पूरा चार्ज कितना आएगा? 2/3x इंटू 3 प्लस y का नंबर कितना दे रखा है हमें? 2 दे रखा है. y की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3 है. प्लस में ऑक्सीजन का नंबर कितना दे रखा है? 4 दे रखा है. एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -2. तो यहाँ पर कितना आएगा? -8 = 0. तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? पहली बात तो 2 कॉमन ले सकते हो. तो कितना आ जाएगा? x/3 प्लस में x +3 -4 = 0. तो यहाँ से क्या आ गया? x/3 प्लस x = 1. सो यहाँ पर क्या बन गया? x प्लस में 3x/3 = 1. तो 4x/3 = 1. x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4, मतलब कि 0.75%. ठीक है, इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन में कैपिटल X लेकर सॉल्व कर रखा है. मैंने यहाँ पर बस स्मॉल x ले लिया था. बात एक ही है. सो आर करेक्ट आंसर विल बी 0.75. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमें यहाँ पर क्या बोला है? एल ग्लूकोज ले लो. अब हमने एल ग्लूकोज तो पढ़ा ही नहीं होता. हमने क्या पढ़ा होता है? डी ग्लूकोज पढ़ा होता है. डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमें याद होना चाहिए. डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये होता है.
ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अगर आपको इसका एल ग्लूकोज बनाना है तो बस एग्जैक्ट 180 टर्न। ये क्या बना दिया हमने, एल ग्लूकोज बना दिया। एल ग्लूकोज की पहली रिएक्शन करा रखी है एच आई हीट के साथ, डी ग्लूकोज की भी एच आई हीट के साथ रिएक्शन कराते तो एक स्ट्रेट चेन बन जाती थी जिसमें 6 कार्बन आइटम्स होते थे। तो यहाँ पर भी वही बन जाएगा, ठीक है। बाद में इसकी रिएक्शन करा रखी है किसके साथ, Cr2O3 Cr2O3 775 10 to 20 ATM। ये रिएक्शन दे रखी है हमें, जो चैप्टर है 11th में, जो ऑर्गेनिक का चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में रिएक्शन दे रखी है, यहाँ पर क्या बन जाता है, एरोमेटाइजेशन हो जाता है। तो ये 6 कार्बन आइटम से एरोमेटिक रिंग बन जाती है। बेसिकली किसका फॉर्मेशन हो जाता है, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये किसका फॉर्मेशन हो गया हमारे पास, पी का। अब आप इसमें क्या कर रहे हो, Cl2 डाल दोगे एक्सेस में यूवी के साथ। ये रिएक्शन भी एनसीईआरटी में दी हुई है, हर एक डबल बॉन्ड पर एक एक Cl का एडिशन हो जाएगा। सो आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द species formed on fluorination of phosphorus pentahalite। phosphorus pentahalite कौन क्या होता है, PCl5 होता है। the species formed on fluorination of phosphorus pentahalite in a polar organic solvent are। तो इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है डायरेक्ट, जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उसमें दिया हुआ है। इसका आंसर बी है, नो कंसेप्ट एट ऑल। आपको डायरेक्ट क्या करना होगा, ये लर्न करना होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्राजीन। हाइड्राजीन का फॉर्मूला भी दे रखा है, वैसे हमें पता होना चाहिए, N2H4 होता है। हमें एक्वा सॉल्यूशन बोला है हाइड्राजीन का, मतलब हाइड्राजीन को किस में मिक्स कर रखा है, वाटर में मिक्स किया हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिकली ऑक्सीडाइज किया जा रहा है O2 से, मतलब कि N2H4 को ऑक्सीडाइज किया जा रहा है O2 से, मतलब N2H4 की रिएक्शन करवाई जा रही है O2 से, जिसमें से N2H4 का ऑक्सीडेशन होगा और O2 का क्या होगा, रिडक्शन होगा। और यहाँ पर बता रखा है कि यहाँ पर केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। वन ऑफ द प्रोडक्ट्स जनरेटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इज N2। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, एक प्रोडक्ट क्या बना है, N2 बना, मतलब N2H4 की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे नाइट्रोजन की, तो यहाँ पर क्या है, -2 है। -2 से नाइट्रोजन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, 0 में जा रहा है। मतलब N2H4 का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और फिर O2 का क्या होगा, रिडक्शन होगा। फिर क्या होगा, O2 का रिडक्शन होगा, और वो O2 किस में कन्वर्ट होगा, H2O में कन्वर्ट होगा। वो O2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कुछ ऐसी दिखाई देगी हमें, ठीक है। ये मेरे पास कंप्लीट रिएक्शन, फुल सेल रिएक्शन। एनोड पर हमें पता है, एनोड पर क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। और कैथोड पर हमेशा क्या होता है, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। चाहे गैल्वेनिक सेल है चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, दोनों ही सेल्स में एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, यहाँ पर N2H4 का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, N2H4 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो उसको कहाँ पर लिख रहे हैं हम, यहाँ पर N2H4 की तरह लिख रहे हैं, ठीक है। और कैथोड पर कौन जाएगा, फिर O2 जाएगा। N2H4 OH माइनस के साथ रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट होने वाला है, N2 में कन्वर्ट होने वाला है। और यहाँ पर ये प्रोड्यूस करेगा प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब अभी ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस्ड कर लेते हैं। आई गेस अब बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन आइटम्स भी बैलेंस्ड है और ऑक्सीजन आइटम्स भी बैलेंस्ड है। एनोड पर ये रिएक्शन हो रही है, हमें लर्न करनी पड़ेगी। और कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पर O2 2H2O प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा OH माइनस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर भी बैलेंस्ड इक्वेशन तो हमें नहीं दिखाई दे रही है, तो
लो, अब हो गई बैलेंस। सो ये हमारे पास एनोड और कैथोड की रिएक्शन है, इनकी नेट रिएक्शन लिखने लगोगे तो इसकी नेट रिएक्शन क्या आ जाएगी, N2H4 प्लस O2 कन्वर्टेड इनटू N2 प्लस 2H2O। ठीक है, अब ऑप्शंस बोले कि चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, OH माइनस आयंस रिएक्ट विद N2H4 एट एनोड। एनोड पर N2H4 के साथ OH माइनस रिएक्ट कर रहा है, किसका प्रोडक्शन कर रहा है, N2 का, एंड रिलीजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स टू द एनोड। बिल्कुल ठीक बात है, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, बिल्कुल रिएक्शन से पता चल रहा है। बी ऑप्शन क्या है, द कैथोड, कैथोड पर N2H4 लिख दिया, गलत है ना, ये तो गलत है। कैथोड पर तो कौन जा रहा है, O2 जा रहा है, N2H4 का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो एनोड पर जाएगा। एट द कैथोड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन गेट्स कन्वर्टेड टू OH माइनस, बिल्कुल ठीक बात है। कैथोड पर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मतलब O2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, OH माइनस में हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। ए एंड सी हेयर आर करेक्ट ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर डी, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर मेजर बाय प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, बिल्कुल गलत है, कहीं पर भी हमें कोई नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड यहाँ पर देखने को नहीं मिला। So option number A and C are correct. Now moving on to the next question. The options with the correct sequence of reagents for the conversion of P to Q is R. Okay. काफी बड़ी रिएक्शन, काफी बड़ा स्ट्रक्चर देख रखा है, इसको देखकर डरना तो हमें है नहीं। ठीक है, डर के आगे ही जीता है। तो ऑप्शंस में हमें एक बार देख लेते हैं कि हमें कैटलिस्ट क्या क्या दे रखे हैं। इन्होंने हमें पहला कैटलिस्ट दिया लिंडलार्स कैटलिस्ट। क्या दिया, लिंडलार्स कैटलिस्ट। इस कैटलिस्ट का काम क्या होता है, इस कैटलिस्ट का काम होता है क्या, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। कौन से, सिस डबल बॉन्ड में। ट्रिपल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करता है, ये सिस डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ऐसी एक और रिएजेंट आता होता है ना हमारे पास, बर्च रिडक्शन। क्या होता है, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, वो क्या करवाता है, ट्रिपल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करवाता है, वो ट्रिपल बॉन्ड को ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट करवाता है। लिंडलार्स कैटलिस्ट ट्रिपल बॉन्ड को सिस अल्कीन में कन्वर्ट करवाएगा, और सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया बर्च रिडक्शन ट्रिपल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करवाएगा, ट्रांस डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करवाएगा। ओके, नेक्स्ट हमें दिया है SnCl2HCl। ये रिएजेंट कहाँ यूज होता है, इतनी फेमस रिएक्शन है, स्टीफन्स रिएक्शन। कहाँ पर यूज होता है, स्टीफन्स प्रोसेस में यूज होता है, ये स्टीफन्स रिएक्शन बोलते हैं हम इसको। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जो आपका ये ग्रुप होता है साइनाइड ग्रुप, साइनाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है, इमीन में कन्वर्ट होता है। साइनाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है, इमीन में कन्वर्ट होता है। किस रिएजेंट से, SnCl2 इन HCl से। साइनाइड रिएजेंट किस में कन्वर्ट होता है, इमीन में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट हमें रिएजेंट क्या दिए यहाँ पर, NaBH4। NaBH4 का नाम क्या होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये हाइड्राइड डोनर होता है। NaBH4 क्या कराता है, रिडक्शन कराता है। NaBH4 क्या कराता है, रिडक्शन कराता है, किस किस का, एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का, कीटोन का और इमीन का रिडक्शन। एल्डिहाइड, कीटोन और इमीन का रिडक्शन करवाकर, इनका रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, अल्कोहल। क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। और एक और रिएजेंट, चार ऑप्शन में सेम ही रिएजेंट दिए, बस उसका सीक्वेंस बदल दिया गया है। नेक्स्ट रिएजेंट हमें क्या दिया, H3O प्लस। क्या दिया, H3O प्लस। H3O प्लस क्या कराएगा, हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कराएगा, वो किसकी, एस्टर की। स्ट्रक्चर में दो बार एस्टर दिया है, दो एस्टर दिया हमें, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, एस्टर की क्या कराएगा, ये हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस की एस्टर की हाइड्रोलिसिस करवा कर क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है प्लस अल्कोहल। इतनी अच्छी रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है, जैसे कि एसिड हैलाइड हो गया हमारे पास, एस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, इन सब की जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इतने सारे रिएक्शंस दिए एनसीईआरटी में इसके रिलेटेड, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि लिंडलार्स कैटलिस्ट यूज करोगे, जब आप लिंडलार्स कैटलिस्ट यूज करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिस अल्कीन में। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर इन्होंने हमें सिस अल्कीन ही दी है। ठीक है, ओके फाइन। देन दिए SnCl2HCl। SnCl2HCl स्टीफन्स रिएक्शन, वो इसको साइनाइड को इसमें कन्वर्ट करवा देगा, इमीन में कन्वर्ट करा देगा। ओके, मान लिया। ठीक है, नेक्स्ट दिया NaBH4। NaBH4 क्या करा देगा, रिडक्शन करा देगा। NaBH4 रिडक्शन करा देगा किस किस का, एल्डिहाइड का, कीटोन का और
एल्डिहाइड का, कीटोन का और इमीन का। एल्डिहाइड तो कहीं पर है नहीं, ये कीटोन है और ये अमीन है, मतलब इसकी जगह क्या बन जाएगा, अल्कोहल, और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, अल्कोहल। क्या यहाँ पर अल्कोहल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं। सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ठीक है, बी पर आ जाओ। लिंडलार्स कैटलिस्ट मतलब ये जो अल्काइन है किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा, सिस अल्कीन में, बिल्कुल ठीक है, फाइन। H3O+ क्या करा देगा, हाइड्रोलिसिस करा देगा, किसका, इस एस्टर का और इस एस्टर का, मतलब हाइड्रोलिसिस करवा देगा। तो ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा, और ये क्या होगा हमारे पास, ऐसा होगा कुछ, यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पर COH, बिल्कुल ठीक है, फाइन। यहाँ पर OH, बिल्कुल ठीक है। अभी तक तो सही चल रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं है। आगे देखते हैं, आगे क्या कर रखा है, SnCl2HCl, मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इमीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। देन करा रखा है NaBH4, NaBH4 रिडक्शन करा देगा, किसका, इसका भी अल्कोहल बना देगा, कीटोन का अल्कोहल बना देता है, प्लस इमीन का अल्कोहल बना देगा। इमीन का यहाँ पर अल्कोहल बना हुआ नहीं दिख रहा है, तो क्या है हमारे पास, एल्डिहाइड है। तो बी भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू अनदर ऑप्शंस। NaBH4 पहले स्टेप में क्या दे दिया, NaBH4 रिडक्शन करा देगा, किसका, अल्कोहल का। NaBH4 रिडक्शन करा देगा कीटोन का। NaBH4 साइनाइड का रिडक्शन नहीं करा सकता, इमीन का करवा सकता है, इमीन का करवा सकता है, एल्डिहाइड का करा सकता है और कीटोन का करा सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा, NaBH4 यूज करोगे तो ये वाला ग्रुप अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, फाइन। SnCl2HCl क्या बना देगा, इसको इमीन बना देगा, ठीक है। और फिर क्या आएगा, हाइड्रोलिसिस। एक पॉइंट और, इमीन की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एल्डिहाइड बन जाता है, इमीन की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एल्डिहाइड बन जाता है, और किसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, इसकी और इसकी सॉरी, यहाँ पर अल्कोहल बन जाएगा और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, फाइन। लिंडलार्स कैटलिस्ट यूज करोगे तो ठीक है, सी यूज किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही आप चेक कर लेना, डी ऑप्शन भी ठीक ही आएगा, बिल्कुल। लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या कर देगा, इसको सिस अल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। NaBH4 क्या करेगा, इसका रिडक्शन करके OH में कन्वर्ट कर देगा। SnCl2HCl क्या करेगा, इसको इमीन में कन्वर्ट कर देगा। आगे हाइड्रोलिसिस, इसकी अमीन बनेगा जो, और इसके हाइड्रोलिसिस होकर ये बन जाएंगे रिस्पेक्टिवली। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस ऑप्शन में सी एंड डी दोनों ठीक थे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24, द कंपाउंड्स हैविंग पेरोक्साइड लिंकेज इज। सल्फर के कंपाउंड दिए, ऐसे कंपाउंड्स को सोल्व करने के लिए क्या करोगे, ये पेरोक्सी ऑक्सी लिंकेज, डायरेक्ट लिंकेज किसमें होती है, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए एक एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑक्सी एसिड बनाता है। ऑक्सी एसिड कौन से होते हैं, जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड देखने को मिलता है। अगर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आ जाए जिस स्ट्रक्चर में आपको क्या दे रखा है, स्ट्रक्चर में आपको ऑक्सीजन हाइड्रोजन दे रखा है, सल्फर की जगह फॉस्फोरस भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, तो ये क्या होता है, ऑक्सी एसिड्स होते हैं। ऑक्सी एसिड में आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। हम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी देख रही है, सल्फर की देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, सल्फर। सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 6। अगर मेरे कंपाउंड में क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मेरी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा आ जाए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो क्या मिलेगी आपको, पर ऑक्सी लिंकेज मिलेगी। दिस इज अ शॉर्टकट। अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा आ जाए तो आपको मिलेगी पर ऑक्सी लिंकेज। पर ऑक्सी लिंकेज क्या होती है, ये। अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल आ जाए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के, मतलब आपको क्या मिलेगी, ऑक्सी लिंकेज मिलेगी। और ऑक्सी लिंकेज क्या होती है, ये। अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट कम आ जाए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो आपको डायरेक्ट लिंकेज मिलती होती है। डायरेक्ट लिंकेज मतलब अगर सल्फर सल्फर है तो सल्फर सल्फर का डायरेक्ट बॉन्ड मिल जाएगा। नाउ H2S2O7 में ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो। H2S2O7 क्या बनेगा, 2 + 2x - 14 = 0, x की वैल्यू 6। कैलकुलेटेड कितनी आ रही है, 6। सल्फर की मैक्सिमम कितनी होती है, 6। कैलकुलेटेड इज इक्वल टू मैक्सिमम, मतलब ऑक्सी लिंकेज मिलेगी, यस। तो क्या इसमें पर ऑक्सी लिंकेज मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन तो पर ऑक्सी लिंकेज के बारे में पूछ रहा है, नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आता है H2S2O8, ठीक है। तो 2 + में 2x - 16 = 0। 2x कितना आ जाएगा आपके पास, x कितना आ जाएगा, 7। कैलकुलेटेड ग्रेटर आई है मैक्सिमम से, तो यहाँ पर पेरोक्सी लिंकेज मिलेगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट चेक करो H2S2O5
तो क्या बनेगा, 2 प्लस में 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, कैलकुलेटेड कम आई है मैक्सिमम से, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिंकेज होगी, ऑक्सीलिंक पर ऑक्सी लिंकेज नहीं मिलेगी। नेक्स्ट H2SO5, 2 प्लस में x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x कितना आ गया 8, कैलकुलेटेड क्या आ गई, ज्यादा आ गई मैक्सिमम से, तो पर लिंकेज मिलेगी। बी एंड डी आर दी करेक्ट ऑप्शन। फिर भी अगर आपको इनके स्ट्रक्चर से देखना है तो मैं यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर देती हूँ। पहले दी H2S2O7, इसका स्ट्रक्चर ये होगा, देन H2S2O8, H2S2O8 में आपको परऑक्सी लिंकेज देखने को मिलेगी। ये स्ट्रक्चर्स भी हमें आने चाहिए, यहाँ पर जरूरत नहीं थी, यहाँ पर शॉर्टकट था हमारे पास तो काम चल गया। किसी को शॉर्टकट नहीं पता होता वो स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करता होता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, H2S2O5, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर हमारे पास होगा ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट दी H2SO5, इसका स्ट्रक्चर होगा हमारे पास, ये सल्फर है, इसका स्ट्रक्चर होगा हमारे पास ऐसा, क्या है H2SO5, सॉरी यहाँ पर ऑक्सीजन ही होगा। तो परऑक्सी लिंकेज कहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ पर और यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी एंड डी आर करेक्ट। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है, ये लिया गया है चैप्टर मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। देखने में नहीं लग रहा क्योंकि मोनोलेयर ऑफ एसिटिक एसिड, एड्सॉर्प्शन, चारकोल, इसकी बात कर रहा है, तो हमें लगता है कि सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। सरफेस केमिस्ट्री वो चैप्टर जो जेई मेंस के सिलेबस से आउट है, अभी नहीं है उसके सिलेबस में, लेकिन जे एडवांस में आता है, ये 12th क्लास की केमिस्ट्री में आता है। सो क्या कह रहा है, टू फॉर्म अ कंप्लीट मोनोलेयर, हमें मोनोलेयर बनानी है, ठीक है, मतलब कि चारकोल है, सो दिस इज लाइक, ये मान लो आपका चारकोल का सरफेस है, ठीक है। चारकोल पर आप किसको एड्सॉर्ब कराना चाहते हो, यहाँ पर एसिटिक एसिड को एड्सॉर्ब करवाना चाहते हो, चारकोल पर आप एसिटिक एसिड को एड्सॉर्ब करवाना चाहते हो। सो मान लो ये एसिटिक एसिड के पार्टिकल्स हैं, ये क्या होंगे, इसके ऊपर एड्सॉर्ब होंगे, और मोनोलेयर बनानी की एक ही लेयर बननी चाहिए, 2-3 लेयर नहीं बननी चाहिए, ठीक है। तो हम उसमें चारकोल कितना ले रहे हैं, 1 ग्राम, चारकोल का मास कितना ले रहे हैं, 1 ग्राम ले रहे हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं हमें, एसिटिक एसिड कितना यूज किया हमने, 100 ml ऑफ 0.5 मोलर, मतलब मैं मोल्स निकाल लूँ, मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, मोल्स क्या आ जाएंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, अगर मैंने वॉल्यूम ml में लिया है तो डिवाइड बाय 1000, मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड निकाल लेते हैं, मोलैरिटी कितनी दी है उसकी 0.5 मोलर, और वॉल्यूम कितना दिए 100, सो 0.05 मोल्स हैं आपके पास एसिटिक एसिड के जो आप यूज कर रहे हो। लेकिन सम ऑफ द एसिटिक एसिड रिमेन अनएब्सॉर्ब्ड, कुछ एसिटिक एसिड अनएब्सॉर्ब्ड रह गया है, तो उसको न्यूट्रलाइज, एसिटिक एसिड एसिड होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH ऐड कर दिया, बेस ऐड कर दिया। तो जो आपके पास एसिटिक एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी एसिड और बेस की, सो यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो आप नोट करोगे कि इन दोनों की स्टाइकोमेट्री सेम ही है, 1 है, तो मतलब कि जितने मोल्स NaOH के हैं उतने ही मोल्स कितने CH3COH के। अब NaOH को किस लिए यूज कर रहे हो, NaOH को ये चेक करने के लिए यूज कर रहे हो कि कितने मोल CH3COOH एसिटिक एसिड के अनएड्सॉर्ब्ड रह गए, तो जितने NaOH के मोल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH, जो कि क्या है अनएड्सॉर्ब्ड फॉर्म में है। इसके मोल्स कैसे निकालोगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ml में डिवाइडेड बाय 1000, मोलैरिटी कितनी दी है इसकी 1 मोलर दी है, वॉल्यूम कितना है 40, सो आंसर इज 0.04 मोल्स। कितने अनएड्सॉर्ब्ड मोल्स रह गए, 0.04 मोल्स रह गए। कितने मोल्स टोटल आपने ऐड किए थे, आपने ऐड किए थे 0.05 मोल्स, तो एड्सॉर्ब कितने हुए मोल्स, मोल्स एड्सॉर्ब्ड मोल्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, 0.01 मोल्स जो है वो एड्सॉर्ब्ड हैं। सो अब क्या बोल रहे हैं, इफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल अगर इतना सरफेस एरिया चारकोल पर ऑक्यूपाई करता है तो वैल्यू ऑफ पी यहाँ पर एक नंबर सा दे दिया हमें, तो क्या दिया क्वेश्चन में, यहाँ पर देखो क्या दिया, सरफेस एरिया ऑफ चारकोल कितना है 1.5 इंटू 10⁻²मीटर स्क्वायर ग्राम -1, मतलब 1 ग्राम के लिए
अगर आप 1 ग्राम चारकोल की बात करते हो तो 1 ग्राम चारकोल का सरफेस एरिया कितना है? 1.5 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। 1 ग्राम चारकोल का सरफेस एरिया कितना है? 1.5 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। और हम चारकोल यूज ही कितना कर रहे हैं? 1 ग्राम कर रहे हैं। मतलब कि आप कितना सरफेस एरिया की बात कर रहे हो जिस पर आपको CH3COH का एड्सॉर्प्शन कराना है? 1.5 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। मतलब कि कितना हो जाएगा आपके पास? 150 मीटर स्क्वायर। 150 मीटर स्क्वायर आपके पास एरिया है किसका? चारकोल का। अब ये मान लो चारकोल का एरिया ये 150 मीटर स्क्वायर है। इसके ऊपर आप एड्सॉर्ब करा रहे हो, क्या एड्सॉर्ब करा रहे हो? एसिटिक एसिड को एड्सॉर्ब करा रहे हो। तो मान लो कि एक एसिटिक एसिड कितना एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है? 15 मीटर स्क्वायर। कितना सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है? 15 मीटर स्क्वायर। तो आपको पता चल जाएगा ना कि इस पूरे एरिया को ऑक्यूपाई करने के लिए आपको कितने एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स यूज करने पड़ेंगे? आपको कितने मॉलिक्यूल्स यूज करने पड़ेंगे उसके लिए? 10 मॉलिक्यूल्स यूज करने होंगे। तो मैं एक यहाँ पर लिख सकती हूँ टोटल सरफेस एरिया किसका? चारकोल का। किसके इक्वल आएगा? सरफेस एरिया ऑफ एसिटिक एसिड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। ऐसा ही होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया चारकोल का कितना है? 150 मीटर स्क्वायर। आपको सरफेस एरिया इफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड कितना ऑक्यूपाई करता है? P इंटू 10⁻²-23 सॉरी। एक सर्फ कितना ऑक्यूपाई करता है? P इंटू 10⁻23। यही है ना? हाँ, इतना ऑक्यूपाई करता है। आपको क्या पता करना है साथ के लिए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड तो है ही सही। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कितने हैं जो एड्सॉर्ब हुए? 0.01 है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na कितना आ जाएगा? 0.01 इंटू 6 इंटू 10⁻23। Na की वैल्यू इन्होंने हमें क्या लेने को बोली है? क्वेश्चन में 6 लेने की बोली है। 6.023 या फिर 6.022 लेने की जरूरत नहीं। सो उससे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में इशू आ जाएगा ना। NAT आंसर है। NAT में जो भी आपको डेटा ये ऐसे गिवन में दिया आपको वही यूज करना होता है। 6.023 लिखा है तो वही यूज करना है। 6 लिखा है तो 6 ही यूज करना है, कुछ और यूज नहीं करना। ठीक है। तो हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल रहे थे। तो नंबर ऑफ मोल्स तो हैं जितने एड्सॉर्ब हुए 0.01। यहाँ से आ जाएगा आपके पास N0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 इंटू 10⁻21 आ जाएगी N0 की वैल्यू। ठीक है। सो क्या आ जाएगा यहाँ से? 6 इंटू 10⁻21। मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या आ जाएगा? 150 इज इक्वल टू P इंटू में 6 इंटू में 10⁻²। 150 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100। ये क्या आ जाएगा आपके पास? P आ जाएगा। सो सॉल्व करें तो 2 पे गया 25। 2500 is equal to P. So our correct answer is 2500। लग नहीं रहा था कि मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, बट इट इज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। पता चल रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। वेसल 1, तो एक बार के लिए वेसल 1 ड्रॉ कर लेते हैं। इससे थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है जब हम ऐसे कंटेनर्स ड्रॉ कर लेते हैं। वेसल 1 है, उसमें आपके पास नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। आपके पास नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कौन सा? X। आपके पास X नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। उसका कितना ग्राम ऐड किए? W2 ग्राम्स आपने ऐड किए। वाटर कितना यूज़ कर रहे हो? W1 वाटर आप उसमें क्या कर रहे हो? यूज़ कर रहे हो। आपके पास अनदर वेसल दिया है, वेसल नंबर 2। उसमें कितना है आपके पास? ये सब डेटा दिया है। सो वेसल नंबर 2 की बात कर रहे हैं तो उसमें आपके पास W2 ग्राम है। किसका W2 ग्राम है? अनदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट Y का है। उसमें भी वाटर का अमाउंट सेम है, W1 ही है। बोथ वेसल सेम टेम्परेचर प्रेशर, बट अच्छी बात है, कैलकुलेशन हेक्टिक नहीं होगी। ठीक है। द मोलर मास ऑफ, क्या बोल दिया? X का मोलर मास क्या है? Y का 80% है। Y का अगर 100 है तो X का कितना है? 80 है। द वांटो फैक्टर फॉर X, वांटो फैक्टर X का क्या है? 1.2 टाइम्स दिया है आपको Y। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का रेशियो बताना है हमें। तो
हम क्या करेंगे, डेल्टा टी बी क्या होता है, आई के बी इंटू में एम, सॉल्वेंट वाटर है दोनों केस में, ठीक है। आपको रेशियो बताना है, मान लो ये आप एक्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हो और ये आप किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हो, ये आप वाई के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, तो मैं इनको डिवाइड कर रही हूँ, मैं इनका रेशियो ले रही हूँ। डेल्टा टी बी एक्स का, डेल्टा टी बी वाई, किसके इक्वल आएगा, आई के बी एम, ये सब किसका लोगे, एक्स का, आई के बी एम, ये सब किसका लोगे, वाई का। क्या बोला है हमें, इन ये वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। ये वेसल वन में होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वेसल वन में एक्स है, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वेसल टू के लिए, वेसल टू में कौन है, वाई है। सो क्या बोला है हमें, पहले आई का देख लेते हैं। वन टू फैक्टर एक्स का 1.2 टाइम्स है एज कंपेयर टू वाई, तो ये दोनों 1.2 आ जाएगा। अगर y वाले का वन टू फैक्टर 1 है तो x का 1.2 हो जाएगा, तो यहाँ पर डिवाइड में 1 आ गया। के बी कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि के बी किसकी प्रॉपर्टी होती है, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है, और सॉल्वेंट कौन है यहाँ पर, वाटर है। नेक्स्ट, हाँ ये क्या होती है हमारे पास, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या आएगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट तो दोनों में सेम ही ले रखा है, दोनों अलग अलग केसेस। मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू 1 ग्राम ऑफ वाटर, तो मुझे बेसिकली क्या लेना है, मोल्स लेने हैं। मोल्स क्या आएगा, गिवन मास बाय मोलर मास, और दोनों का गिवन मास कितना है, W2 ही गिवन है, तो W2 बाय में इसका मोलर मास 80, बाय में मास सेम है, वाई का भी कितना है, W2, वाई का मोलर मास कितना, 100। मैंने ऐसा लेट क्यों किया, लेट कर लिया हमने, क्यों, क्या बोला है, मोलर मास ऑफ एक्स इज 80% दैट ऑफ वाई, तो अगर मैं वाई का 100 मान लूँ तो एक्स का 80 हो जाएगा। तो बस अब मुझे अब ये कैलकुलेशन करनी है, नथिंग, कुछ भी और वो नहीं है। डेल्टा टी बी एक्स, डेल्टा टी बी वाई क्या आ जाएगा, 1.2 इंटू में ये कैंसिल हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 80, क्या लिख दोगे इसको डिवाइड बाई ये लिख दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 12 बाय में 8, कितना आ गया, 6 बाय में 4, 3 बाय में 2, 1.5। आंसर 1.5 होना चाहिए, नहीं, इन्होंने परसेंटेज में पूछा है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 150%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का है। डीएनए, आरएनए, ये सब बायोमोलिक्यूल्स में आ गए। डीएनए में आपको पता है डबल स्ट्रैंड होती है, एक साइड अगर आप 5 डैश लिखते हो, दूसरी साइड 3 डैश, तो डीएनए में पेयरिंग हो रखी होती है ना स्ट्रैंड्स की, तो मतलब ऐसे हो जाता है, ये 5 डैश और ये 3 डैश, तो दूसरी पेयर इसके साथ कैसे होगी, इधर 3 डैश वाला एंड होगा और इधर 5 डैश वाला। आपको पता है डीएनए में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एडेनिन और थायमिन कनेक्टेड होते हैं थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एडेनिन और थायमिन कैसे कनेक्टेड होते हैं, थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो मतलब कि अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर ए लिखा है तो ये वाला ए 3 वाले के थायमिन से कनेक्टेड होगा, और ग्वानिन और साइटोसिन कनेक्टेड होता है। अगर यहाँ पर जी लिखा है मतलब ग्वानिन, तो ये ग्वानिन इसके साइटोसिन के साथ कनेक्टेड होगा। ओके, तो हर एक एडेनिन, हर एक ए थायमिन के साथ कनेक्टेड होगा, और हर एक ग्वानिन किसके साथ कनेक्टेड होगा, साइटोसिन के साथ कनेक्टेड होगा। ये थायमिन एडेनिन के साथ, ये साइटोसिन ग्वानिन के साथ, ठीक है, और किसी का बॉन्ड नहीं बनता है। तो और एडेनिन और थायमिन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, एडेनिन और थायमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। एडेनिन और थायमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, मतलब एडेनिन और थायमिन कैसे कनेक्टेड होता है, थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ग्वानिन एंड साइटोसिन कैसे कनेक्टेड होते हैं, थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्या बोल रहा है, फॉर ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है ये, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द, ये जो 2 डीएनए एक साथ, डीएनए की जो 2 स्ट्रैंड्स हैं एक साथ कनेक्टेड, हमें इनको अलग करना है। इनको अलग क्यों करना है, क्योंकि साथ में कनेक्टेड है। साथ में कैसे कनेक्टेड है, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसके एडेनिन का इसके थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके ग्वानिन का इसके साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना होगा, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, अगर आपको एडेनिन और थायमिन के हाइड्रोजन बॉन्ड को, एक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में 1 किलो कैलोरी पर मोल लगता है, और ग्वानिन और साइटोसिन के एक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में 1.5 लगता है। एडेनिन और यूरासिल का तो बॉन्ड ही नहीं होता, ठीक है। एडेनिन और यूरासिल तो होता ही नहीं है इसमें बॉन्ड। सो अब हमें क्या करना है, हमें एनर्जी निकालनी है।
कितने एडेनिन इसमें आपको कितने एडेनिन और थाइमीन दिख रहे हैं, मुझे पहले ये बताओ। एक, कितने एडेनिन और थाइमीन आपके यहाँ पे दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। थाइमीन कितने दिखे? एडेनिन और थाइमीन कितने दिखे आपको? 7। 7 दिख रहे हैं ये। इन्होंने ये एक स्ट्रैंड में टोटल एडेनिन या थाइमीन में से कितने हैं? 7 हैं। तो ये दूसरी स्ट्रैंड के साथ इन्होंने बॉन्ड बना रखे होंगे। एक एडेनिन दूसरे के साथ, एक एडेनिन इसके थाइमीन से कनेक्टेड होगा कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ? 2। और इधर मेरे पास कितने हैं? इधर हमारे पास कितने हैं? 7। तो कितने हो जाएंगे? 14 बॉन्ड्स हैं। और एक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने कितने एनर्जी लग रही है? 1 लग रही है। ठीक है, अगेन बात करते हैं, हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि ग्वानिन या साइटोसिन कितने हैं। 1 2 3 4 5 6। तो 6 ग्वानिन या साइटोसिन है। और एक ग्वानिन या साइटोसिन ने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखे होंगे? दूसरी स्ट्रैंड के साथ 3 बना रखे होंगे। और उनको तोड़ने में कितनी एनर्जी लग रही है? 1.5 लग रही है। ये 14 कहाँ से आ गया? 7 है, इंटू में 2 आएगा। 14 प्लस में इसको क्या लिख दोगे? 3/2 लिख दोगे। 14 हो गया। इसको क्या लिखा है हमने? 6 कहाँ से आया था? 6 इंटू में 3 इंटू में 1.5। ठीक है, 3 3 जा 9 27। सो आवर नेट आंसर इज 41। क्वेश्चन नंबर 28 कौन से चैप्टर का दिख रहा है? काइनेटिक्स का दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाफ लाइफ वगैरह की बात कर रखी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? क्वेश्चन कह रहा है सैंपल इनिशियली कंटेन्स ओनली यूरेनियम 238। एक सैंपल है जिसमें यूरेनियम 238 है। टाइम के साथ, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है, तो वो रेडियो एक्टिव डिके शो करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? Pb206। Pb क्या होता है? Pb होता है लेड, वाइल द रेस्ट इज रिमेन डिसइंटीग्रेटेड, अनडिसइंटीग्रेटेड। ठीक है, मतलब वो डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ, मतलब कि वो नहीं टूटा। जब आपको सैंपल की एज दे रखी है, रेशियो ऑफ मास ऑफ Pb206 और यूरेनियम 238 का मास दे रखा है, कितना है? 7 दे रखा है। इनका रेशियो दे रखा है। द वैल्यू ऑफ P इज, सो इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमें? बेसिकली रेडियो एक्टिव रिएक्शंस क्या होती हैं? रेडियो एक्टिव रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला क्या होता है? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में T। T क्या होता है? एज होता है यहाँ पर, लॉग A अपॉन में A माइनस एक्स। ऐसा एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। तो पहले जो रिएक्शन है वो लिख लेते हैं। इसके लिए रिएक्शन की बैलेंसिंग है ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, या फिर जब हम रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, यहाँ पर के रेट कांस्टेंट ही तो है। तो जब हम रेट कांस्टेंट की बात कर रहे होते हैं, तो रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है कि रिएक्शन बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है। ओके, सो यूरेनियम 238 से किस में कन्वर्ट हो रहा है? Pb206। बाय प्रोडक्ट, साथ में और क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनकी भी हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सो आपको देखो, टाइम 0 पर अगर हम बात करें, टाइम 0 पर मान लो यूरेनियम के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? A। टाइम 0 पर ओनली रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, तो Pb की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल यहाँ पर 0 होगी। जब एक पर्टिकुलर टाइम हो जाएगा, रिएक्टेंट कुछ रिएक्ट कर चुका होगा, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ अमाउंट से कम हो चुकी होगी, A माइनस एक्स, और Pb कितना बन चुका होगा? X बन चुका होगा। ये हमें पता होना चाहिए। ये A माइनस एक्स यही वाला A माइनस है, और ये A यही वाला A है। ओके, सो अब हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें ये कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन क्या लेते हैं हम लोग? जनरली कॉन्सेंट्रेशन हम लोग लेते होते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मान लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, मतलब कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, सो यही मैं इन्हीं को क्या मान लूँ एक बार के लिए, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए इन्हीं को मैं नंबर ऑफ मोल्स कंसिडर कर लेती हूँ। तो यही क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स हैं। ओके, सो हमें रेशो किसका दे रखा है? हमें रेशो दे रखा है किसका? मास ऑफ Pb डिवाइडेड बाय मास ऑफ यूरेनियम। इसका रेशो कितना है? 7। मास का रेशो दे रखा है हमें, ना कि नंबर ऑफ मोल्स का रेशो दे रखा है। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मतलब कि मैं अगर नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास मास आ जाएगा। तो ये तो मेरे पास इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं,
एक पर्टिकुलर टाइम पर, यही तो बोला व्हेन द एज ऑफ सैंपल इज इतनी है तो रेशो, उस टाइम पर रेशो दे रखा है, उस टाइम पर मुझे मोल्स तो पता ही है, उनके मोल्स को अगर मैं मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मेरे पास उनके मास का रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो मास ऑफ पीबी क्या आएगा, मोल्स ऑफ पीबी, मास ऑफ पीबी क्या आएगा, मोल्स ऑफ पीबी, पीबी के मोल्स कितने हैं, एक्स है, उस पर्टिकुलर टाइम पर, उस पर्टिकुलर एज पर, उस मतलब सैंपल की उस पर्टिकुलर एज पर, मल्टीप्लाइड बाय पीबी का मास कितना है 206, क्वेश्चन में गिवन है, ये पीबी के आगे जो 206 लगा इसका मास गिवन है, यूरेनियम के आगे 238 लगा इसका मास गिवन है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ यूरेनियम, मास ऑफ यूरेनियम कितना है उस पर्टिकुलर टाइम पर, a माइनस एक्स है, और यूरेनियम का मास कितना है 238 इज इक्वल टू 7। ये एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, a और x, तो यहाँ पर एक इक्वेशन है तो हम a को x के टर्म्स में या x को a की टर्म्स में लिख सकते हैं। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। सो थोड़ी हेक्टिक कैलकुलेशन है। 206 x इज इक्वल टू 7 इंटू में 238 a माइनस एक्स, 7 इंटू 238, इसकी कैलकुलेशन करनी होगी, ये आ जाएगा 1666 इंटू में a माइनस एक्स, तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास 206x प्लस 166x इज इक्वल टू 166a। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन रहा है, ये 6 6 12, एक ही कितना आ जाएगा 7 8, 1872x इज इक्वल टू, तो यहाँ से x और a के बीच में रिलेशन आ गया हमारे पास, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करी, कैलकुलेशन कर लेना आप लोग आराम से। एक a क्या आ गया 1872x डिवाइडेड बाई 166x, ठीक है। तो यहाँ पर k क्या होता है हमारे पास, रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या होता है 0.693 अपॉन में टी हाफ, और यहाँ पर ये वाला t किसके इक्वल है, ये वाला है t एज के इक्वल है, log a को क्या लिख सकते हैं हम, ये लोग यहाँ से a को क्या लिख सकते हैं 1872x बाई में 1666, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, इस ये पूरा का पूरा x में हो गया तो ये लास्ट में कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप कैलकुलेशन करोगे। कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ मैं। टी हाफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 4.5, क्वेश्चन में गिवन है, इतने ईयर्स गिवन है। एज कितनी दे रखी है आपको p इंटू 10 की पावर 8, यहाँ से आपको सब कुछ गिवन है। ये x आप कैलकुलेट करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो p है p की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, और नेट आंसर विल बी 143। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 143 आ जाएगी। क्वेश्चन ईजी था, कुछ मुश्किल नहीं था। ध्यान ये रखना था कि ये हमारे पास, आप इनको मोल्स या फिर कॉन्सेंट्रेशन मान सकते हो बट आप इनको मास नहीं मान सकते हो, तो ये मास का रेशियो नहीं था। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है हमें कि टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोल रहा है, आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताना है कि कौन कौन से इनमें से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं। ओके, सो पहले देखते हैं ये वाला COCN4 माइनस। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को देखें तो यहाँ पर कोबाल्ट है, कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं 4s2 3d7 होता है। कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। यहाँ पर कोबाल्ट को x लिखा, एक साइनाइड के ऊपर -1 होता है, -4 इज इक्वल टू -4, x कितना आ जाता है 0। कोबाल्ट के जब आप ऐसे विबिटी से क्वेश्चन को सॉल्व करने लगोगे तो ये तो आपके पास क्या आ गया 3d आ गया, और ये क्या आ गया 4s। 3d में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट वी नो कि साइनाइड जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो वो क्या कर देगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को उठाकर इधर पेयरिंग करा देगा मेरे को, मतलब क्या खाली मिल जाएगा, s खाली मिल जाएगा, d ऑर्बिटल तो खाली नहीं मिलेगा क्योंकि ये क्या बन जाएगा तब 3d9, d ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, s ऑर्बिटल खाली मिल जाएगा। 4 लिगेंड आ रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है, ओनली ये s यूज हो जाएगा और आगे के तीन p यूज हो जाएंगे, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी sp3, और sp3 जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है उसकी ज्योमेट्री क्या आती है, टेट्राहेड्रल आती है। सो ये करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये वाला CO, ये कोबाल्ट है और ये CO जो O कैपिटल लिखा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ओके, सो यहाँ पर NO को देखना पड़ेगा, ये तो न्यूट्रल होता है। NO यहाँ पर किस में है, +1 में है। सो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी -1। कोबाल्ट क्या होता है 4s2 3d7, कोबाल्ट -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया तो क्या
जाएगा 4s2 3d8, सॉरी 4s2 3d8 हो जाएगा। और फिर से ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेंगे, 4s वाले इलेक्ट्रॉन को उठाकर 4s खाली कर देंगे, 3d10 हो जाएगा। तो 3d10 कंप्लीटली फिल्ड है, 4s खाली है, 4p भी खाली है, 4p के तीनों ऑर्बिटल्स खाली हैं, सो नेट हाइब्रिडाइजेशन sp3 बन जाएगी। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देयर का XZF4 मतलब सॉरी XZF4 तो किस मतलब ये दोनों क्वेश्चन तो किससे थे, केमिकल बॉन्डिंग से थे, बट ये XZF4 कहाँ से आपके, सॉरी पहले दो जो थे ये कोऑर्डिनेशन से थे, और XZF4 कहाँ से है, XZF4 है आपके केमिकल बॉन्डिंग से। सो XZF4 का अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो हम लोग देखो जिनोन के कितने बॉन्ड हैं, फ्लोरीन के साथ तो 4 बॉन्ड हैं ही सही, तो जिनोन के 4 इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन के साथ लग गए, फ्लोरीन जब साइड एटम होता है एक ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और जिनोन के 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल वैलेंस शेल में, उसमें से 4 तो फ्लोरीन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाने में लग गए, और बाकी 4 कैसे रहेंगे, 2 लॉन पेयर की तरह रहेंगे। तो इसके ऊपर 2 लॉन पेयर रहेगा, 4 सिग्मा बॉन्ड और 3 लॉन पेयर, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2। 2 लॉन पेयर बिल्कुल मतलब 2 लॉन पेयर कैसे रहेंगे, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, और ये 5 एटम जिनोन और 4 फ्लोरीन वो किस में हो जाएंगे, सेम प्लेन में हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो 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 आपकी ज्योमेट्री बन पाएगी और या फिर जो शेप बन पाएगी वो स्क्वायर प्लेनर बन पाएगी। और आइडियली बोले तो ज्योमेट्री में आप लोन पेयर को काउंट करते हो, तो ज्योमेट्री तो क्या बन जाएगी, sp3d2 पर ऑक्टाहेड्रल बन पाती है। लेकिन शेप जो होती है, शेप में आप किसको काउंट नहीं करते, शेप में आप लोन पेयर को काउंट नहीं करते, तो यहाँ पर शेप स्क्वायर प्लेनर बनेगी। कहीं पर भी चाहे ज्योमेट्री देखो चाहे शेप देखो, क्वेश्चन में तो आइडियली ज्योमेट्री देखने को बोला है, आप चाहे ज्योमेट्री देखो चाहे शेप देखो, आंसर टेट्राहेड्रल नहीं है। नेक्स्ट इज PCl4 प्लस। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो। फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3s2 3p3 होती है। फॉस्फोरस के ऊपर यहाँ पर प्लस का चार्ज दिखा रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, मतलब क्या बन जाएगी, 3s2 3p4। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और साइड एटम कौन है, क्लोरीन। कोई भी हेलोजन है वो कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बना लेगा, सॉरी एक हेलोजन 1 बॉन्ड बना लेगा। फॉस्फोरस के तो 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, चारों ऑक्यूपाइड हो गए। ऐसे केस में क्या आएगी आपके पास, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाएगी। ओके, इनमें d ऑर्बिटल का यूज नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज PdCl4 पैलेडियम प्लेटिनम, इनके कंपाउंड्स हमेशा dsp2 होते हैं, स्क्वायर प्लेनर होते हैं, इनमें सोचना ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज ICl4 माइनस, एक ये हमारा मतलब करेक्ट के ऊपर मैंने टिक लगा दी है। नेक्स्ट इज ICl4 माइनस। आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, उसके ऊपर माइनस का चार्ज लगा दिया, मतलब आपने उसको 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिया, 8। 4 इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में लग गए, और बाकी 4 किसकी तरह प्रेजेंट है, 2 लोन पेयर की तरह प्रेजेंट है, बिल्कुल XZF4 जैसा स्ट्रक्चर है। ये भी कैसा है, मतलब इसकी ज्योमेट्री तो sp3d2 हो जाएगी, और शेप क्या हो जाएगी इसकी शेप हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। ये भी करेक्ट, ये भी ऑप्शन में नहीं आता है। So our next is CuCN4 3 minus, CuCN4 3 minus, ओके। X मान लेते हैं -4 इज इक्वल टू -3, x कितना आ गया, +1। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s1 3d10। सो कॉपर +1 क्या हो जाएगा, 3d10, क्योंकि पहले 4s से इलेक्ट्रॉन निकालते होते हैं, तो हमारे पास 4s0 हो जाएगा, 4p0, s और p खाली है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 बन जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये 4 हो गए। नेक्स्ट P4 में आपको पता ही है, P4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इस टाइप में होता है इसका स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 होती है, एनसीईआरटी में लिखा है। कौन सी एनसीईआरटी में लिखा है, जो चैप्टर जेईई मेंस के सिलेबस से आउट है, कौन सा चैप्टर, पी ब्लॉक, तो आपको पता होना चाहिए। खैर ये सो नेट आप हमारे कितने आंसर करेक्ट हो गए, 5। सो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज विद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज 5। Next question, this question seems to be of organic, an organic compound P having molecular formula। आपको कभी भी molecular formula दिए दें, आप
आप पहले उसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन फाइंड आउट कर लें। और अगर आपको डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन नहीं पता है कैसे फाइंड आउट करना है, तो मेरे चैनल पर एक वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सिर्फ इसका लिंक नहीं, मैंने कंप्लीट बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रखा है, प्लस मैंने कुछ लेक्चर्स IUPAC नॉमेनक्लेचर के पढ़ा रखे हैं, और कुछ जो ये हम जो JEE एडवांस के PYQs कर रहे हैं जिसमें हम डेली 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उन सबकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सबसे पहले आपको फॉर्मूला दे दें तो आप क्या करें, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन फाइंड आउट कर लें। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, C+1 - H - N में 2। C क्या होता है यहाँ पर, टेट्रावेलेंट एटम। टेट्रावेलेंट एटम कौन है यहाँ पर, कार्बन है, कितना है उसका नंबर 6। H क्या होता है, मोनोवेलेंट एटम, वो कितना है यहाँ पर 6 ही है, हाइड्रोजन, ठीक है। N क्या होता है, ट्राइवेलेंट एटम। ट्राइवेलेंट एटम कोई भी नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन तो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है बाइवेलेंट। एंड 0 बाय में 2, सो आर नेट आंसर इज 7 - 3 4। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होना चाहिए, 4, या तो 4 रिंग्स होंगी, या फिर 4 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, या सॉरी मतलब कि हाँ 4 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, 4 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 3 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 1 ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, मतलब बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, कितनी प्रोबेबिलिटी लगा लो वो सब हो सकती है इसमें। सो अब क्वेश्चन को करना कैसे है, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये दे रखा है, वो फेरिक क्लोराइड टेस्ट देता है। फेरिक क्लोराइड टेस्ट आपको पता है, इतना स्पेसिफिक टेस्ट है, ये फिनॉल के लिए होता है, ठीक है। और डज नॉट हैव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, मतलब फिनॉल में। ओके, तो मतलब क्या है, इसमें एक से ज्यादा OH मिलने के चांसेस हैं, इसमें एक से ज्यादा OH मिलने के चांसेस है, क्योंकि फॉर्मूला भी बता रहे हैं कि आपके पास 3 इसमें क्या है, वो है। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होती है जब ऑर्थो पे होते हैं दोनों, जैसे दोनों OH क्या है, ऑर्थो पर है, तो यहाँ पर नहीं होगी। तो आप इस तरीके का स्ट्रक्चर बना सकते हो। दिस इज योर कंपाउंड P। ओके, द कंपाउंड P, ये जो हमारा कंपाउंड P है वो रिएक्ट करता है 3 इक्विवेलेंट ऑफ NH2OH टू प्रोड्यूस ऑक्साइम। ओके, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होता है। ये कैसी फॉर्म है, इनॉल। इनॉल फॉर्म का मतलब डबल बॉन्ड भी और ऑल भी, इनॉल फॉर्म है। इनॉल टोटोमर्स इक्विलिब्रियम में होते हैं। सो यहाँ पर आप किसकी कीटो फॉर्म बना सकते हो। कीटो फॉर्म इसकी कुछ इस टाइप की बनेगी, ये क्या आपके पास कीटो फॉर्म। इनॉल और कीटो ये दोनों इक्विलिब्रियम में, कुछ परसेंटेज आपको इसकी मिलेगी, कुछ परसेंटेज आपको इसकी मिलेगी। किसकी परसेंटेज ज्यादा मिलेगी, जो ज्यादा स्टेबल होगा। दिस इज मोर स्टेबल, क्यों, क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये तो नॉन एरोमेटिक है। ओके, सो परसेंटेज किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। लेकिन हमें क्या बोल रहा है कि P NH2OH के साथ रिएक्ट करेगा। NH2OH के साथ कौन रिएक्ट करता है, NH2OH के साथ या तो कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट करता है, तो हम इसकी रिएक्शन करा देंगे। इसकी रिएक्शन जब आप करा दोगे ऑक्साइम के साथ, सॉरी NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन होता है, और ये किसका, जो ये बनता है इसको क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा एन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड N और NOH के साथ कनेक्टेड है, तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, ऑक्साइम बोल देते हैं। ओके फाइन, मतलब हम स्ट्रक्चर सही बनाया हमने। अब क्या बोल रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ P। मतलब देखो, ये दोनों इक्विलिब्रियम में थे, तो हमें मतलब जब NH2OH के साथ रिएक्शन की बात करी तो हमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता है या तो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप रिएक्ट करेगा। इसकी तो बात कर ही नहीं रही कि ये रिएक्ट कर जाएगा हाइड्रोक्सिलामीन के साथ, नहीं, ये करेगा। ऑल दो परसेंटेज इसकी ज्यादा होगी क्योंकि ये स्टेबल है, लेकिन इसकी कुछ परसेंटेज तो होगी, तो ये हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, ट्रीटमेंट ऑफ P विद एक्सेस मिथाइल आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ KOH प्रोड्यूसेस R एज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये तो क्या आपका Q है, इसको नाम देने को बोला इन्होंने। आप मिथाइल आयोडाइड एक्सेस में ले रहे हो, उसकी रिएक्शन करा रहे हो बेस की प्रेजेंस में टू प्रोड्यूस। अब हमें समझना है कि इसकी रिएक्शन कराएं या इसकी रिएक्शन कराएं, तो मैं तो पहले इसकी रिएक्शन करा देती हूँ। बेस है, बेस क्या करेगा, हमारे एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा। ये बेस हमारे एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल गया, और फिर आपका एक्सेस में क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, CH मतलब CH3I। ये क्या करेगा, ये इधर अटैक करेगा, इधर से I गुड लिविंग ग्रुप होगा तो निकल जाएगा, OCH3 बन सकता है अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो किसकी, जो ये OH वाले हैं। देन अगर हम इसकी रिएक्शन करें, हमें नहीं पता ना, दोनों रिएक्शन कर सकते हैं। हम अगर इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, CH3I के साथ, तो यहाँ पर क्या होने वाला है ना आपके पास,
यहाँ पर पहले आप बेस डाल रहे हो। बेस क्या करता है, अल्फा हाइड्रोजन को निकाल लेगा। तो बेस क्या करेगा, ये जो हमारा ये जैसे ये अल्फा हाइड्रोजन है इसको निकाल लिया, यहाँ पर नेगेटिव जहाँ हो गया वहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकाल लिया। अब हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर CH3I, अगेन दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, इस पर अटैक करेगा, ये निकल जाएगा। सो क्या बन जाएगा हमारे पास, इस टाइप का बन जाएगा। और क्योंकि एक्सेस में है तो आपके पास जितने भी अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट थे आप सबको एलिमिनेट करवा सकते हो। और मैंने यहाँ पर हर एक उस पर इतने सारे CH3 ग्रुप्स लगा दिए। अब पता नहीं हमें ये करना है ये करना है, आगे क्वेश्चन में देखते हैं कि किसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनवा रखा है। सो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इसको क्या बोल दिया, आर। अब मुझे नहीं पता ये आ रहा है या फिर ये आ रहा है, पेज ही खत्म हो गया है, कोई नहीं थोड़ा छोटा छोटा लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है हमें, रिएक्शन ऑफ आर विद एक्सेस। ओके, अब आर की रिएक्शन आप फिर से किससे करा रहे हो, एक्सेस आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये ग्रुप हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये हो जाएगा। आर की रिएक्शन आप एक्सेस फिर हाइड्रोलिसिस भी करा रहे हो, ट्रीटमेंट विद H3O+, मतलब हाइड्रोलिसिस भी आप इसमें करा रहे हो परफॉर्म। तो देखते हैं किसकी रिएक्शन करानी है। तो ये जो है आप इसकी रिएक्शन अगर आप कराओगे किसके साथ, ये मतलब ये ऐसे रिग्नार्ड रिएजेंट टाइप होते हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। और मुझे इसमें तो कहीं पर भी कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं दिख रहा। रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R होता है ये न्यूक्लियोफाइल होता है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है हमारा क्योंकि ये RMg मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोला है ना, हाँ हाँ हाँ। तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है ये भी न्यूक्लियोफाइल है, कैसे रिएक्शन होगी, नो रिएक्शन पॉसिबल एट ऑल, तो ये नहीं, इसकी बात नहीं कर रहे। अब हमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर बोल रहे हैं इसकी रिएक्शन कराओ आप इसके साथ। सो हमें पता है जो हमारा कार्बोनिल कार्बन होता है, ये वाला कार्बन जिस पर डबल बॉन्ड होता है, वो कार्बन कैसा होता है, वो कार्बन होता है इलेक्ट्रोफाइल। सो मेरा ये ग्रुप इस पर अटैक करेगा, ये इधर पहुंच जाएगा। सो क्या बन जाएगा हमारे पास, थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, छोटा छोटा स्ट्रक्चर बनाकर। एक्सेस में है ना तो सारे के सारे ग्रुप्स जो हैं वो सब पर यही हो जाएगा। और यहाँ पर तो पहले मिथाइल थे ही सही, और बाद में आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो क्योंकि, तो ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है ये रिप्लेस हो जाएगा H+ से। ओके, सो OH यहाँ आ जाएगा OH, जाएगा OH। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आपको टोटल नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स बताने हैं इसमें, एस जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना है। सो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना है एस, इसमें टोटल नंबर ऑफ हमें बताना है क्या मिथाइल ग्रुप्स, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी 12। ये ना पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये जे एडवांस 2024 पेपर 2 से लिए गए हैं। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है। देखोगे तो आप क्वेश्चन नंबर 31 और जो क्वेश्चन नंबर 32 इनकी स्टेटमेंट्स क्या है, सेम है बट क्वेश्चंस डिफरेंट हो जाते हैं, तो हमें क्वेश्चन तो एक ही सॉल्व करना पड़ेगा इनके लिए। सो क्या कह रहे हैं हमें यहाँ पर, अनऑर्गेनिक कंपाउंड पी, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हमें पी, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, ठीक है। और फिर नोटिस करोगे तो इसमें काफ़ी सारी ना सेट ऑफ रिएक्शंस परफॉर्म करवा रखी हैं। तो जब ऐसा कुछ आ जाए तब आपको क्या करना होता है, आपको पता है, आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला जिसको मैं शॉर्ट में DOU लिख रही हूँ, क्या है इसका फॉर्मूला, C+1 - H - N/2। अगर आपको नहीं पता है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होती है तो मैं प्लेलिस्ट में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वो वीडियो चेकआउट कर लेना। सो फॉर्मूला क्या दिया हमें, C9H18O2। सो C क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ टेट्रावेलेंट एटम्स, और यहाँ पर टेट्रावेलेंट एटम कौन है, कार्बन। सो कार्बन का नंबर कितना है, 9 + 1 - H क्या होता है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। मोनोवेलेंट एटम्स कौन कौन से यहाँ पर, ओनली हाइड्रोजन है जिसका नंबर कितना है 18। एंड N क्या होता है, नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट एटम्स, और ट्राइवेलेंट एटम यहाँ पर कोई भी नहीं है, ऑक्सीजन तो बाइवेलेंट होता है। सो 0 बाय में 2, सो नेट आंसर इज 1। मतलब कि यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, 1। या तो एक आपको डबल बॉन्ड मिलेगा
या फिर आपको क्या मिल सकता है, एक रिंग मिल सकती है। इसके अलावा कुछ और चांस नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड का चांस नहीं है, 2 रिंग का चांस नहीं है, 2 डबल बॉन्ड का कोई चांस नहीं है। सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर को अगर ये डीकलराइज करता है, ब्रोमीन वाटर को कौन डीकलराइज करता है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ब्रोमीन वाटर को कौन डीकलराइज करता है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड की तो पॉसिबिलिटी है नहीं, कैसे, ये तो हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से पता चला है। तो इसमें कंफर्म्ड डबल बॉन्ड है। तो जो कंफर्म्ड है वो मैं साइड में लिख रही हूं इधर। इसमें क्या है, कंफर्म्ड, इसमें आपके पास कंफर्म्ड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कंफर्म्ड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, सो और ये जो है पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन देता होता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट आपको या तो ऐसा ग्रुप होना चाहिए CO के साथ CH3, ये होना चाहिए, या फिर ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देता है। बेसिकली CHOH CH3 ये ग्रुप होना चाहिए और आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देता है। अब पॉइंट है कि डबल बॉन्ड तो है ही सही, और साथ में आपने अगर इस ये मान लिया, अगर आपने ये मान लिया कि ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो एक और डबल बॉन्ड और हो जाएगा, सो हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी घट जाएगा। मतलब इसके होने के चांस नहीं है। क्या होना चाहिए, ये, और हमारे पास क्या है, 2 O है। फॉर्मूला में जो है हमको 2 O दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो हमें पता चल गया कौन कौन से ग्रुप है। एक डबल बॉन्ड है और एक हमारे पास ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट, और जो P है, जो हमारा कंपाउंड है इनिशियल, जिसका फॉर्मूला क्या दे रखा है, C8H18O2। P की जब आप ओजोनोलिसिस कराते हो, ओजोनोलिसिस H2O2, H2O2 के साथ ओजोनोलिसिस का मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में हम पाई बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं। तो क्या बन जाता है हमारे पास, इसमें हमें मिल जाता है Q एंड R। इसमें क्या मिलता है हमें, Q एंड R। ठीक है, तो P की जब आप क्या कराते हो, P की जब आप ओजोनोलिसिस O3H2O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो, तो आपको क्या मिलता है, QR। मतलब डबल बॉन्ड तोड़ना, एक चीज और कंफर्म होगी कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। वाइल Q, अब Q जो है वो क्या होता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए पॉजिटिव है, और R आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए पॉजिटिव नहीं है। क्या बोल रहे हैं, वाइल Q shows positive iodoform test but R does not form पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। मतलब सब कुछ आयोडोफॉर्म टेस्ट के इर्द गिर्द ही घूम रहा है यहाँ पर। Q एंड R ऑन ऑक्सीडेशन विद PCC, पेरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC, और फिर बाद में क्या बोल रहा है, हीट कर रहे हैं जब हम, तो हम Q की क्या करा रहे हैं, पहले स्टेप में तो हम इसकी ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, PCC। ऑक्सीडेशन में जो आप, इसमें क्या होता है, जो आपका OH ग्रुप होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। OH ग्रुप यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब कि 2 OH ग्रुप्स होने चाहिए, क्योंकि Q भी रिएक्ट कर रहा है और R भी रिएक्ट कर रहा है, तो 2 OH ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए, जो कि कंफर्म कर रहे हैं क्योंकि हमारे फॉर्मूला में 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, और फिर आप क्या कर रहे हो, इसकी हीटिंग करा रहे हो, तो आपको 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं बेसिकली, S एंड T। आपको 2 प्रोडक्ट मिल गए, S एंड T। SOT, ये दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। फिर से आयोडोफॉर्म टेस्ट के राउंड बात कर रखी है। तो आपको क्या पता करना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर ये पता करना है कि सम ऑफ ऑक्सीजन इन S एंड T, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सम ऑफ ऑक्सीजन एटम इन S एंड T, ये हमें पता करना है। ओके, तो रिंग की तो कोई बात समझ आ नहीं रही हमें, यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है क्योंकि ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे रहा है यहाँ पर, और 2 OH होने चाहिए। कहाँ से पता चला, दोनों का मतलब जो Q एंड R बन रहे हैं उनका PCC से ऑक्सीडेशन होगा। Q वाला पॉजिटिव आयोडोफॉर्म है और R वाला पॉजिटिव आयोडोफॉर्म नहीं है, तो मुझे तो एक ही स्ट्रक्चर समझ आ रहा है यहाँ पर। कुछ इस टाइप में हो सकता है। ठीक है, ये P है हमारे पास।
ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? उसके बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ओज़ोनोलिसिस कर रहे हैं H2O2 की प्रेज़ेंस में। ओज़ोनोलिसिस जब हम करेंगे इसका ऑक्सीडेटिव ओज़ोनोलिसिस तो क्या हो जाएगा हमारा ये वाला ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड है। ऐसा कुछ बन रहा है। फिर आप इसकी पीसीसी से ऑक्सीडेशन करा रहे हो, मतलब ये क्यू बना दिया हमने, आर बना दिया। पीसीसी से ऑक्सीडेशन कराएंगे तो अल्कोहल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। और फिर आप हीट, अब इसको हीट नहीं करा पा रहे लेकिन हम इसको हीट करा पा रहे हैं। गड़बड़ है थोड़ा सा यहाँ पर, हीटिंग वाला प्रोसेस हम लोग कंटिन्यू नहीं करा पा रहे हैं। तो हमें स्ट्रक्चर में थोड़ा सा जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है ना उसको बदलना पड़ेगा और उससे कंफर्म आंसर आ जाएगा। सो हम डबल बॉन्ड डाल देते हैं इनके बीच में। कितने कार्बन हो गए? 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर लगा देते हैं OH, यहाँ पर CH2। ओके हाँ, तो इसको क्या कर रहे हैं? ये P आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, कंफर्म है क्योंकि यहाँ पर ये वाले दो ग्रुप, ये वाला जो है एक ग्रुप प्रेजेंट है, तो P आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है और ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी देता है। फिर आप क्या करा रहे हो? इसकी ओजोनोलिसिस करा रहे हो H2O2 की प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा रहे हो। तो इसकी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराओगे तो ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड देन ये क्या बन गए हमारे पास? Q और R बना दिए हमने। जब हमने इनकी ओजोनोलिसिस करा दी तो ये क्या बन गए हमारे पास? Q एंड R, और ये क्या था हमारा? P था। और फिर Q और R की PCC के साथ रिएक्शन करा रहे हो। अब इसमें यहाँ पर PCC के साथ रिएक्शन करा दोगे तो ये जो हमारा अल्कोहल है, दिस ग्रुप विल कन्वर्ट इनटू कीटोन। कन्वर्ट हो गया। और फिर आप इसकी हीटिंग करा रहे हो। ध्यान देने वाली बात क्या है, ये हीटिंग वाली बात पहले टक रही थी। क्या होता है जब हमारे पास ये अल्फा कार्बन है जिस पर ये वाला फंक्शनल ग्रुप लगा है, अल्फा कार्बन के साथ वाला कार्बन कैसा हो जाता है? बीटा कार्बन। जब हमारे पास बीटा कीटो या फिर बीटा ओक्सो कीटो बोल लो, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, जब भी हमारे पास बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड हो और अगर हम उसमें हीट करते हैं तो CO2 रिलीज होती है। तो क्या होता है? CO2 रिलीज होती है, तो यहाँ पर ये वाली CO2 बाहर निकल जाएगी, ये H नहीं आएगा, ये बन जाएगा, इसमें ये वाली CO2 बाहर निकल जाएगी, तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इनको क्या नाम दिया है हमने? इनको नाम दिया हमने SNT, और बोथ SNT, ये S है और ये T है, बोथ SNT गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि इसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देंगे। ओके नाइस, ठीक है। अब बोला है ये क्वेश्चन, अब ये जो U का फॉर्मेशन, इसका हमारे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, तो अभी हम इसको सॉल्व नहीं करें। सम ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन S एंड T आर। एस में कितने ऑक्सीजन एटम है? एस में हमें कितने ऑक्सीजन एटम दिखाई दे रहे हैं? 1। और टी में कितना दिखाई दे रहा है? 1। सो आवर नेट करेक्ट आंसर विल बी 2। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सेम क्वेश्चन है, बस उसमें कुछ और स्टेटमेंट दी होगी तो हम देख लेते हैं क्या दिया है। इसमें क्या बोला है? द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यू। फिर से यू के बारे में पूछ लिया जो हमें नहीं पता, ठीक है। क्यों देखते हैं क्या है पहले। क्या बोला? कंप्लीट कोपोलिमराइजेशन ऑफ क्यू एंड आर, क्योंकि तो वो कोपोलिमर बना रहे। क्यू क्या था हमारा? क्यू था हमारा ये CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये क्या था हमारा? क्यू था, हाँ जी यही था। और हमारा R क्या था? ये था। ये है, तो इनसे आप क्या बना रहे हो? पॉलीमर बना रहे हो। बात क्या है? क्यू और आर। क्यू का अगर आप 500 मोल लेते हो
अगर मैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखूं, क्वेश्चन में यही तो कह रहे हैं कि क्यू का आप 500 मोल लेते हो, आर का 500 मोल लोगे तो पॉलीमर आपका 1 मोल बनेगा, और 500 तो आपका पॉलीमर क्या बन जाएगा आपके पास, 1 मोल आपके पास पॉलीमर बन जाएगा। तो आपको उसका एटॉमिक वेट बताना है। हम यहाँ पे लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जो आपका मास जो रिएक्टेंट साइड होगा वो आपका मास किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट साइड में इक्वल होगा। रिएक्टेंट में कितने मोल्स दे रखे हैं, 500 मोल। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। मोल्स इतने हैं, मोलर मास में क्यू का पता कर लेती हूँ क्योंकि मुझे अब क्यू का फॉर्मूला पता है। तो मैं क्यू का क्या निकाल रही हूँ, मोलर मास निकाल रही हूँ। कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं, 4। तो 12 4 जा कितना हो जाएगा आपके पास, 48। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो सॉरी, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 3 दिखाई दे रहे हैं हमें ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 5 6 7 8 हैं, इतने ही है ना। नहीं ठीक है, सो 104 आ रहा है। तो 500 इंटू में 104, ये क्या आएगा, क्यू का मास, इसका मास निकाल लेते हैं आर का। आर में कुछ भी नहीं है, एक जो आपका ये देखो ये पोर्शन इतना सेम है, ये CH2 सेम है, ये सेम है, ये मतलब इसका मास और ऐड हो रहा है, तो 14 और ऐड कर दो। 104 प्लस में 14 118 आ गया। तो आप इसको 500 कॉमन ले लो। 104 प्लस में 118 प्लस में 104 कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 222, दैट विल बी 222। ओके, सो अब इसको मुझे 500 से मल्टीप्लाई करना है। ये आ गया हमारे पास। ओके, सो हमारा U का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, 111,000। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अलग पैराग्राफ से आता है, ये भी पैराग्राफ में न्यूमेरिकल आंसर देना है आपको। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड, क्या बोला है क्वेश्चन में, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड। तो आप पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करा दोगे पोटेशियम फेरी साइनाइड के साथ। फेरी साइनाइड क्या होता है, K3FeCN6। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फेरी साइनाइड क्या होता है और फेरोसाइनाइड क्या होता है। फेरी साइनाइड क्या होता है, K3, और फेरोसाइनाइड क्या होता है, K4। एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन आपको लर्न होनी चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है कि लर्न करें ना करें, एनसीईआरटी में दिया है नहीं दिया है। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया तो कैसे करें। जो एनसीईआरटी में दिया अच्छी बात है, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है वो अलग बुक से आता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सारी रेफरेंस बुक्स है जहाँ से जे एडवांस का पेपर बनता है। लेकिन क्या आप सारी बुक्स पढ़ सकते हो, सारी रिएक्शंस लर्न कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो जो जो PYQs में आए हैं उनको करते, याद करते चलो बस, ठीक है। ये बन जाएगा और हमारे पास आयोडीन का रिलीज हो जाएगा। आयोडीन अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूँ तो हाफ I2 गैस रिलीज हो जाएगी। रिएक्शन इज बैलेंस। और कॉम्प्लेक्स बोला है, P क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो ये होगा। I2 तो कॉम्प्लेक्स है नहीं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में इक्विलिब्रियम शिफ्ट, ये बोल रहा है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, P की तरफ शिफ्ट होता है। जिंक क्लोराइड को ऐड करोगे तो स्पेरिंगली सोल्यूबल सो कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्यों। ओके, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमें, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। कितने पोटेशियम आयोडाइड के मोल्स चाहिए होंगे जब मुझे 2 मोल ऑफ P बनाने हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर मुझे रिएक्शन याद है तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे इसके 2 मोल बनाने हैं तो मुझे पोटेशियम आयोडाइड के कितने मोल्स चाहिए होंगे, 2। करेक्ट आंसर विल बी 2। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब आप पोटेशियम आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, Ki। पोटेशियम आयोडाइड की जब आप रिएक्शन कराते हो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरीसाइनाइड। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है। इसमें एक ही पैराग्राफ से 2 क्वेश्चन आ रखे हैं। पैराग्राफ में न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, ठीक है। फेरीसाइनाइड क्या होता है, K3FeCN6। और फेरोसाइनाइड क्या होता है, K4FeCN6। फेरीसाइनाइड क्या होगा, K3FeCN6। तो आप यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड की किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो, फेरीसाइनाइड के साथ रिएक्शन करा रहे। रिवर्सिबल रिएक्शन ऑब्जर्व होती है और एक कॉम्प्लेक्स बनता है P, ठीक है। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, I2 का फॉर्मेशन होगा और कॉम्प्लेक्स क्या
क्या बनता है यहाँ पर, फेरोसाइनाइड, और कॉम्प्लेक्स क्या बन जाता है यहाँ पर, फेरोसाइनाइड बन जाता है। जब आप पोटेशियम आयोडाइड की फेरीसाइनाइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड बन जाएगा। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम लेते हो तो इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स पी शिफ्ट हो रहा है, मतलब एसिडिक मीडियम में प्रोडक्ट पी, ये जो है ये पी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। एडिशन ऑफ जिंक क्लोराइड टू पी, तो हमारा पी क्या है, K4FeCN6, हमारा ये क्या है, K4FeCN6। जब आप इसकी रिएक्शन करा दोगे जिंक क्लोराइड के साथ एसिडिक मीडियम में तो स्पैरिंगली सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा, Zn2FeCN6, हमारे इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर हमारे पास 4KCl बनता दिखाई देगा। ठीक है। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, इस पैरेंगली सोल्यूबल होगा। द नंबर ऑफ जिंक आयंस प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्यू, इसी को क्या बोला, इसमें कितने जिंक आयंस दिख रहे हैं आपको, 2, सो आर करेक्ट आंसर इज 2। कितना सिंपल क्वेश्चन था। रिएक्शन लर्न होनी चाहिए, और अगर किसी को डाउट रहता है कि ये रिएक्शन कहाँ दी है, क्या दी है, एनसीईआरटी में नहीं है, तो कुछ भी नहीं करना। देखो इतने सारी रिएक्शंस होती हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कुछ एनसीईआरटी में दी हैं, कुछ नहीं दी हैं, बट जो नहीं दी है उनसे भी क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछे गए हैं। उनके लिए आप इनके पीवाईक्यू सॉल्व करते रहो, पीवाईक्यूज के साथ धीरे धीरे आपको रिएक्शंस लर्न हो जाएंगी। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आप याद नहीं कर सकते हो, आप इंपॉर्टेंट चीजें याद कर सकते हो और उसी में फायदा है।